भारत सरकार की तरफ से देश में औद्योगिक उत्पादन का कुछ डेटा जारी किया गया है। जो डेटा ये बताता है कि हमारे देश में वर्तमान समय में औद्योगिक उत्पादन अपने पिछले कुछ समय के सबसे निचले स्तर पर है। तो जाहिर तौर पर ये डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहतर संकेतक के तौर पर काम कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इस डेटा पर बात करेंगे और डेटा के साथ साथ ये डेटा किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की सिचुएशन को दर्शाता है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो आज के सवाल में आपसे पूछा गया है कि आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन संस्थानों में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो इसको कौन जारी करता है इसको आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस वीडियो में हम जवाब पर डिस्कशन जरूर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर पर यदि आप बात करें, खबर हमारी यही है कि नए वित्त वर्ष में यानी कि 2025-26 का जो वित्त वर्ष है उसमें अगर आप भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा उठा करके देखेंगे तो डेटा ये बताएगा आपको कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत में औद्योगिक उत्पादन में आपको थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है। जैसे अगर आप देखें इस पूरे वित्त वर्ष की शुरुआत जो रही है वो औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रही है। मई महीने का डेटा अगर आप उठा करके देखें तो डेटा आपको बताता है कि मई महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की जो वृद्धि दर है वो घट करके 1.2% के आसपास आ चुके हैं, यानी कि बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जो कि बेसिकली पिछले 9 महीने का सबसे निचला स्तर है। अगर आप इससे पिछले महीने की बात करें यानी कि अप्रैल 2025 की बात करें तो अप्रैल 2025 में भी इसमें गिरावट आई थी और उस समय ये गिर करके 2.6% के आसपास पहुंच गया था, जो कि पिछले 8 महीने का सबसे निचला स्तर था। तो अप्रैल के महीने में भी गिरा है, मई के महीने में भी गिरा है और कई जानकारों को उम्मीद यह है कि आगे आने वाला जो महीना है यानी कि जून और जुलाई का जो महीना है उसमें भी आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ये गिरावट लगातार जारी रहती है तो इस गिरावट का प्रभाव आपको आगे आने वाले महीनों में जो हमारे जीडीपी का डेटा रहेगा उस पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिचुएशन हमने देखी है। बेसिकली अगर आप इस वर्ष के औसत उत्पादन की बात करें तो इस वर्ष का जो औसत उत्पादन रहा है वो तकरीबन आपका 1.9% के आसपास रहा, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2024-25 में औसतन अगर आप देखें तो 5.7% के आसपास था। तो आप इसको कंपेयर कीजिए, इस बार 1.9% है, पिछली बार 5.7% था। तो कितनी ज्यादा गिरावट पिछली बार की तुलना में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सबसे पहले हमने खबर को देखा, हमारे सामने क्या खबर निकल करके आई है उस पर हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का क्या और डेटा निकल करके आया है इस महीने के विशिष्ट डेटा की अगर आप बात करें यानी कि मई महीने के डेटा की अगर आप बात करें। सबसे पहले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नाम से ही आप समझ गए होंगे। सबसे पहले जो बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करने का काम किया जाता है सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंतर्गत आता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय, जिसको आप फुल फॉर्म जिसकी सांख्यिकी मंत्रालय बोलते हैं उसको, उसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीएसओ और सीएसओ आईआईपी को जारी करता है। अब आईआईपी है क्या, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है क्या, उसकी अगर आप बात करें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली हमारी देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, उन उद्योगों की सिचुएशन दर्शाता है कि ये उद्योग जो है कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं। और एक जो आपकी इकोनॉमी है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आपकी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतनी ही सप्लाई होगी, बैलेंस हमेशा बना रहेगा। तो जितनी जितनी ज्यादा आपका प्रोडक्शन होता है वो दिखाता है उतनी ही ज्यादा डिमांड है, डिमांड ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा होती है, ये आपकी इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो फिर जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो आपकी इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के तौर पे काम करता है।
यानी कि अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ये दिखाता है कि भविष्य में आपकी इकोनॉमी बढ़ने वाली है। और अगर आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी आगे चल करके गिरने वाली है, या उसमें थोड़े से समस्याओं के संकेत यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बातें हमने देखी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अब रीसेंट डेटा की अगर आप बात करें, सबसे पहले मई महीने में, मई 2025 में बिजली क्षेत्र में आपको, यानी कि बिजली क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट का जो आपका प्रोडक्शन रहा, उसमें 5.8% की गिरावट आपको देखने को मिली। इस गिरावट का मेन कारण क्या है? इसके मेन कारण की अगर आप बात करें तो पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है, जिसका मेन कारण यह है कि बेसिकली आपका मई महीने में जो आपका गर्मी थी, या जो आपका वार्म, जो आपका हॉट वेदर था, वो ज्यादा आपको देखने को नहीं मिला, यानी कि गर्मी ज्यादा नहीं रही। गर्मी ज्यादा नहीं थी तो इसकी वजह से बेसिकली आपका जो बिजली सेगमेंट है उसमें डिमांड भी ज्यादा नहीं रही, तो एक गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि 2020 के बाद से अब तक का सबसे निचला प्रदर्शन है, सबसे खराब प्रदर्शन है। फिर मई 2025 में आपका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, और उसके उत्पादन में भी आपको 2.6% की गिरावट देखने को मिली, जबकि मई 2024 में, यानी कि पिछले साल, इसका जो प्रोडक्शन, जो ग्रोथ था, वो 5.1% के आसपास था। इसके अलावा अगर आप उपभोक्ता टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं की बात करें, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, तो अब ये पहली बार हुआ है, नवंबर 2023 के बाद ये पहली बार हुआ है जब ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों तरह के जो गुड्स होते हैं उनमें एक साथ आपको संकुचन या एक साथ आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर निकल करके आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। इनके पीछे के रीजंस की बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर अगर गिरावट आई है तो उस गिरावट के पीछे कारण क्या है। लेकिन कारणों पर बात करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है। हम एक नया इनिशिएटिव आपके लिए लेकर के आए हैं, वो है दृष्टि एसएससी। दृष्टि आईएएस का ही इनिशिएटिव है। तो जो भी आपके साथी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। इस यूट्यूब चैनल को आप दृष्टि एसएससी नाम से सर्च करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस मिल जाएगा। डेमो क्लासेस, जो आपका मेन बैच है, उसके डेमो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका एग्जाम रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप भी कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका कोई साथी है, अगर आपका कोई दोस्त है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस पूरे चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो एक अच्छा मौका है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 8750187501। इस पर आपको एसएससी के बैच के बारे में तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं सबसे पहले कि मंदी के कारण क्या हैं, यानी कि जो गिरावट आपको यहाँ पर नजर आई है, जो यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी आपको नजर आई है, उस कमी के पीछे के मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है। तो कारणों को अगर आप एनालाइज करें, सबसे पहले बिजली क्षेत्र की ही अगर आप बात करें, तो इसका मेन रीजन तो हमने देख लिया कि आपका जो मई का महीना था वो कंपैरेटिवली असामान्य रूप से ज्यादा ठंडा था, उसमें ज्यादा आपको तापमान देखने को नहीं मिला। जबकि अगर आप पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मई महीने ने अपने नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे, उससे पिछले साल भी मई महीने ने अपने नए रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन इस बार 2025 का जो मई का महीना था उसमें आपको ज्यादा तापमान देखने को नहीं मिला, इस बार ज्यादा गर्मी आपको देखने को नहीं मिली। और इसी वजह से जो ऊर्जा की डिमांड थी, जो एनर्जी की डिमांड थी, वो काफी कम रही, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी इस बार काफी ज्यादा कम रहा। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो इसमें आपका वस्त्र क्षेत्र जो हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर है, चमड़ा उत्पाद है, रसायन, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर, इस तरह के जो सब सेगमेंट रहते हैं वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, संकुचन देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बात करें, जैसे आपके जूते हो गए, इसके अलावा किताबें हो गई, प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, शेविंग रेजर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इस तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं, इनके उत्पादन में भी गिरावट आपको देखने को मिला। जो गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मांस हो गया, शहद हो गया, फलों का रस हो गया, जैम, चीनी, इस तरह की जो चीजें हैं जो जल्दी खराब होती हैं, ये भी बेसिकली इनके उत्पादन में भी आपको, इनकी डिमांड में भी आपको कमी देखने को मिली। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनकी मांग आमतौर पर कमजोर होती है, तो ये अर्थव्यवस्था में कमजोर होने का संकेत दिखाती है। तो जब इन वस्तुओं की डिमांड कम होती है, क्योंकि ये वस्तुएं क्या हैं, ये वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो कि लोगों के लिए सामान्य है, तो सामान्य तौर पर लोग इनको खरीदते हैं। पर जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जब इकोनॉमी की सिचुएशन खराब होती है, तो इनकी डिमांड कम होती है। तो इनकी डिमांड खासतौर पर एक संकेतक के तौर पर काम करती है आपकी इकोनॉमी के भीतर। तो ये हमने मंदी के कारणों पर चर्चा कर ली है। अब एक जो बात यहाँ पर की जा रही है वो के शेप्ड रिकवरी को लेकर के है।
यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि डेटा बताता है कि भारत में जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि आपका डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते, बल्कि जिनका इस्तेमाल सबसे पहले एक रॉ मटेरियल के तौर पर होता है, फिर उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो प्रोडक्ट अंतिम उपभोक्ता जो है उसको कंज्यूम करता है। इसको आप मध्यम उत्पाद कहते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो डेटा ये बताता है कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, वो डिमांड अच्छी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें या आप कंज्यूमर गुड्स की बात करें, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हमने पीछे ही देखा है, तो कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम बनी हुई है। तो यहाँ पर जो आपका डिमांड रिकवरी है वो आपको के शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये स्थिति के शेप्ड रिकवरी को दिखाती है, जहां पर कुछ क्षेत्रों में तेजी से उभार होता है जबकि कुछ क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। तो के शेप्ड रिकवरी कैसे बनती है? के शेप्ड किसी भी चीज में आप ग्राफ बना सकते हैं, जैसे ये आपका ग्राफ है, तो यहाँ पर के शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि ये आपका इस तरीके से कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलती है, जहां पर हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड है ये आपका काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जबकि अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें, कैपिटल गुड्स और जो आपका कंज्यूमर गुड्स हैं इनकी अगर आप बात करें तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड काफी ज्यादा नीचे बनी हुई है। तो इसी को के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है। तो पिछले कुछ समय में के शेप्ड रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। के शेप्ड रिकवरी केवल गुड्स के मामले में नहीं है, के शेप्ड रिकवरी आपको शहरों और गांव के मामले में भी देखने को मिलेगी, जहां पर शहरों में बेसिकली जो आपकी डिमांड है वो कम हो रही है, तो जो आपका अर्बन एरियाज की डिमांड है वो कम हो रही है। वहीं रूरल एरियाज की जो डिमांड है उसमें आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी आपको के शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी। जो ग्रामीण मांग में सुधार की संभावना बनी हुई है, जबकि शहरी मांग को लेकर के चिंता बरकरार है। तो एक तो आपका जो डिमांड है उसको लेकर के आपका ओवरऑल जो डिमांड है गांव और शहरों के बीच में, उसको लेकर के आपको के शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं भारत में अगर आप देखें जो अलग अलग गुड्स होते हैं उनके बीच में भी के शेप्ड रिकवरी मौजूद है। तो ये हमने के शेप्ड रिकवरी की बात कर ली है। अब अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनकी एक बार अगर आप बात करें, सबसे पहला जो चैलेंज है वो यही है कि हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन में वर्तमान समय में सुस्ती मौजूद है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आपको हमारी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है तो फिर डिमांड नहीं होती है, डिमांड नहीं होती है तो फिर खर्च नहीं होता है, फिर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने पर या डिमांड को, खासतौर पर डिमांड पर हमको और ज्यादा जोर देना है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो सप्लाई और जो आपका डिमांड है वो अपने आप इक्विलिब्रियम स्थापित कर लेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिमांड को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दें। इसके अलावा उपभोक्ता मांग में कमजोरी बनी हुई है, डिमांड कम है, इसको खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो चिंता बनी हुई है, इसको सुधारने पर हमको जोर देना चाहिए। फिर व्यापार भी सुस्त है, यानी कि ट्रेड भी बहुत अच्छा नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है। खासतौर पर आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो दुनिया भर में अनिश्चितता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। इसके अलावा घरेलू मांग जो है वो काफी कमजोर है, जो कि आर्थिक विकास के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी वजह वो जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है इस पूरे डिसीजन, ये इस पूरे सिनेरियो की वजह से। तो ये हमने चुनौतियों की बात की। अब अंत में आगे की राह की बात कर लेते हैं। तो आगे की राह अगर आप देखें, हमारी वित्त मंत्री ने इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए विश्वास जताया है कि 2025 में सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया था उस बजट में बहुत सारे ऐसे मेजर्स थे जिन मेजर्स का प्राथमिक उद्देश्य भारत में डिमांड को बढ़ावा देना था। जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार की तरफ से भारत में जो इनकम टैक्स है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था, ताकि लोगों की बहुत सारी इनकम जो है उसको टैक्स से बचाया जा सके। अब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 12,75,000 सैलरी पर या जो सालाना सैलरी है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और भी बहुत सारे इसी तरीके के जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से इस बार के बजट में किए गए थे। तो हमारे वित्त मंत्री जो हैं उनको ये आश्वासन है, उनको ये अनुमान है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में जल्द ही आपको कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड आपकी बढ़ने वाली है। तो वो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। इसके अलावा इस बार मानसून जो है वो भी आपका कंपैरेटिवली जल्दी आ चुका है, और अनुमान ये भी है कि मानसून में आपको ज्यादा बारिश भी इस बार देखने को मिलेगी, अच्छा मानसून रहने वाला है। और मानसून जब अच्छा रहता है तो इसके परिणाम स्वरूप आपकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी फूड सेक्टर का जो इन्फ्लेशन है वो कम रहता है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, जिससे हमारी इकोनॉमी आगे चल करके बढ़ सकती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए घरेलू मांग को सशक्त करना काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड है
उसमें भी अगर आप देखें तो शहरी डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में शहरों की तरफ से डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो शहरों की डिमांड को बढ़ाना, शहरों में जो लोग रहते हैं उनको डिमांड करने के लिए, उनको खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्यापार और निर्यात क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि समग्र विकास को गति दी जा सके। यानी कि भारत में एक तो व्यापार को और बेहतर बनाने की जरूरत है, और हमारा जो निर्यात है उसको भी यहाँ पर हमें सुधारना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमने आगे की राह में देख ली है। तो यहाँ हमारा जो करंट अफेयर का जो पूरा टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में हम वापस आते हैं अपने सवाल पर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनमें से कौन जारी करता है, आपसे पूछा गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।